नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। लर्न वाइज सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स क्लास 12th के पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स, स्थिर विद्युतिकी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो आप चारों ऑप्शन को देख लें, मैं केवल जो सही होगा वही ऑप्शन को बताऊंगा दोस्तों। ए का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6.25 गुने 10⁻18। देखिए मैं इसे प्रूफ भी किया हूँ। आप देखिए, इस एक्सप्लेनेशन को मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप सही ढंग से इस एक्सप्लेनेशन को देख लें, या तो आप वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं या इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप देखिए, इसका मैं प्रूफ करके लाया हूँ 6.25 गुने 10⁻18, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम्ब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 2 का सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए दोस्तों, मैं एक्सप्लेनेशन को प्रत्येक प्रश्न के नीचे बना दिया हूँ, आप उसे सही ढंग से देख करके आप खुद नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा, आर दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। कहने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी आर है तो उनके बीच जो बल लगने वाला है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम जानते हैं कूलम्ब के नियम के अनुसार दोस्तों कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेश के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर दिया गया है, और आर स्क्वायर को यदि ऊपर किया जाए तो इन्वर्स 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आप कूलम्ब के नियम को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में भी पूछ चुका है कूलम्ब का नियम क्या है, इसके एक्सप्रेशन व्यंजक को ज्ञात करें, तो मैं नीचे दे दिया हूँ। आप इसे सही ढंग से आप इस वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए इसका कुछ भाग नीचे बचा हुआ है, देखिए आगे देखिए, फाइनली आया है F = K × Q1 × Q2/r²। इतना न्यूटन आया दोस्तों, जहाँ K क्या है तो एक कांस्टेंट है जिसका मान 1/4πε0 होता है। एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए चलिए अगला प्रश्न है, कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल कैसा है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स है या इलेक्ट्रिकल फोर्स है या दोनों, केंद्रीय बल या विद्युतीय बल? तो हम जानते हैं दोस्तों कूलम्ब बल जो है दोनों प्रकार का बल है, केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है। 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 5वां नंबर प्रश्न, अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके जो लगने वाला बल है वो 4 गुना हो जाएगा। देखिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हूँ, आप इसे सही ढंग से देख करके समझ लें। आप इसे न्यूमेरिकल की तरह भी बनाइए तो काफ़ी समझ में आएगा, 4 गुना। अगला प्रश्न, एक स्टैट कूलम्ब कितने कूलम्ब के बराबर होते हैं? क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है दोस्तों। एक स्टैट कूलम्ब कितने कूलम्ब के बराबर होते हैं? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/3 गुने 10⁻−9 कूलम्ब। देखिए मैं इसे भी एक्सप्लेन किया हूँ, जो भी न्यूमेरिकल पार्ट का क्वेश्चन होगा दोस्तों मैं उसे एक्सप्लेन करके नीचे दे दिया हूँ। आप इसे देख करके नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए यहाँ लिखा गया है, एक कूलम्ब बराबर होता है 3 गुने 10⁻9 स्टैट कूलम्ब, और एक स्टैट कूलम्ब को चेंज करने के बाद आएगा 1/3 गुने 10⁻−9 कूलम्ब। अगला प्रश्न है, एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 9 गुने 10⁻−9 न्यूटन, जो कि 7 का बी नंबर में। देखिए इसे एक्सप्लेन करने के बाद क्या आया है, सॉरी दोस्तों, इसे एक्सप्लेन करने के बाद आएगा 9 गुने 10⁻9 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए
ऑप्शन नंबर सी में है, 9 गुने 10⁻9 न्यूटन। 7 का आंसर हो जाएगा सी। देखिए एक्सप्लेन करने के बाद मैं एक्सप्लेन किया हूँ, आप इसे देख करके एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं पर क्रमशः +3q +q और q आवेश रखे जाते हैं। यदि +q पर कुल परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स 0 हो तो मान क्या होगा? तो चार्ज का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए +3q। देखिए मैं इसे भी एक्सप्लेन किया हूँ, आप देख करके समझ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन को। देखिए ये इसका एक्सप्लेनेशन है। यदि मैं इसे बताऊं तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, आप इसे देख के समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैधुता ER एप्सिलॉन R बराबर होती है। तो इसका सही आंसर है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए मैं इसे ही एक्सप्लेन किया हूँ, इसका डिफिनीशन भी लिखा हूँ। आपेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक परावैधुतांक दोनों एक ही चीज़ है। माध्यम की विद्युतशीलता E और वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता E0 के अनुपात को ही उस माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता ER कहते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला भी है, एप्सिलॉन R = एप्सिलॉन Y एप्सिलॉन नॉट। अगला प्रश्न है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है दोस्तों फैराड पर मीटर। फैराड पर मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, फैराड मीटर इनवर्स, इसका सही आंसर है। नीचे देखिए लिखा भी गया है, द स्टैंडर्ड SI यूनिट फॉर परमिटिविटी इज फैराड पर मीटर। देखिए फैराड पर मीटर को आप कई यूनिट में चेंज कर सकते हैं। फैराड पर मीटर को ही चेंज करके बहुत सारे यूनिट में लाया गया है, कन्वर्ट किया गया है। आप इसे देख लें, क्योंकि कोई भी एग्जाम में यूनिट पूछ सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का फैराड पर मीटर या फैराड मीटर इनवर्स, 10 का बी। अगला प्रश्न 11 है, मुक्त आकाश की परावैधुता होती है। तो मुक्त आकाश की परावैधुता होती है 8.85 गुने 10⁻−12 फैराड पर मीटर। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित हो जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अचालक पदार्थ है जिसमें करंट नहीं चल सकता है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का सतह पर, ऑप्शन नंबर बी का सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर। ये तीनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो अचालक पदार्थ होते हैं उसमें करंट नहीं चलता है, अर्थात जो आवेश है वह अपनी जिस स्थान पर आवेश दिया जाएगा उसी स्थान पर रह जाएगा। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। देखिए मैं इसे डिस्क्रिप्टिव में लिख दिया हूँ कि हम जानते हैं चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश चालक के पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, लेकिन जब एक अचालक गोले को आवेश दिया जाता है तो वह उसी स्थान पर बना रहता है जहां उसे आवेश दिया जाता है, क्योंकि अचालक पदार्थ में आवेश गति नहीं कर सकता है। तो देखिए जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं था, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर है, परावैधुता का SI मात्रक होता है। तभी मैंने आपको बताया था कि परावैधुता का बहुत सारे यूनिट है जिनमें कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जो कि फैराड पर मीटर भी था, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पर पावर -2। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैं इसे जो कन्वर्ट किया गया था यूनिट, मैं उसे भी दिखाता हूँ। देखिए फैराड पर मीटर को ही कन्वर्ट करके लाया गया है C²/N × M²। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं C² N इनवर्स M पर पावर -2, अर्थात कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका, देखिए ऑप्शन परावैधुता का SI मात्रक ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, ये ऑप्शन, तो ए सही है। अगला प्रश्न है, किसी परावैधुत का परावैधुतांक एप्सिलॉन R है, उनमें निमग्न 2 बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैधुत को हटा देने पर उन दोनों आवेश के बीच क्रियाशील बल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एप्सिलॉन R F हो जाएगा। 14 का सही आंसर है बी। 15 नंबर प्रश्न है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र दोनों, ना चुंबकीय ना विद्युतीय। तो 15 का सही आंसर होगा
केवल विद्युतीय क्षेत्र, क्योंकि जो स्थिर आवेश होता है दोस्तों वो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि कोई गतिशील आवेश या गतिशील आवेश को ही हम विद्युत धारा भी कहते हैं, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। जब आवेश गतिशील होता है तो वह विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, लेकिन जब आवेश गतिशील नहीं है, स्थिर है, तो वह केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं इसे लिख भी दिया हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट कर लें। देखिए अगला प्रश्न है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, जो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? तो संरक्षी होता है दोस्तों, कंजर्व होता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संरक्षी होता है। अगला प्रश्न 17, इनमें से कौन विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 17 का सही आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 17 का सही आंसर है न्यूटन पर कूलम्ब, डी। अगला प्रश्न देखिए, एक चीज़ और, मैं इसका कुछ डिस्क्रिप्टिव बता दिया हूँ कि न्यूटन पर कूलम्ब जो होता है दोस्तों, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका जो एक्सप्रेशन होता है, जो व्यंजक होता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का, मैं उसे भी ज्ञात कर दिया हूँ। आप इसे डिस्क्रिप्टिव के रूप में नोट कर सकते हैं, या तो एग्जाम में भी बहुत बार पूछ देता है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात करें, इसका इकाई या मात्रक बताएं, इसकी बीमा बताएं। तो मैं सब कुछ बता दिया हूँ, देख लीजिए आप। देखिए आप वीडियो को रोक करके दोस्तों या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। समरूप विद्युतीय क्षेत्र जो एक अक्ष की दिशा में है, तो मैं देखिए आपको न्यूमेरिकल इसे कॉन्सेप्ट के से समझाना चाहा हूँ। देखिए एक्स वाई जेड आप देख रहे हैं कि जो एक्स अक्ष के लंबवत एक्स अक्ष के जो पैरेलल है वो विद्युतीय क्षेत्र है, और ये जो है विद्युतीय क्षेत्र आप देख रहे हैं कि वाई जेड अक्ष से के लंबवत है, अर्थात उसी से बाहर निकल रहा है। तो समविभवीय तल होगा जो होगा वाई जेड अक्ष ही समविभवीय तल कहलाएगा, और समविभवीय तल के जस्ट लंबवत होता है दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं। तो आप इसे डिस्क्रिप्टिव के रूप में देखकर समझ सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा था, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल कौन होगा? तो एक अक्ष की दिशा में है, अर्थात कह सकते हैं कि वाई जेड तल से ये निकल रहा होगा, अर्थात वाई जेड के तल के ये लंबवत होगा, तो समविभवीय तल वाई जेड तल ही होगा। तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप इसे देख करके समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील विद्युतीय बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल क्रमशः Fe तथा Fg है, तो दोनों का अनुपात अर्थात Fe रेशियो Fg का अनुपात क्या होगा? ये पूछ रहा है दोस्तों। यदि आप इसे हल करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻42। हालांकि दोस्तों ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। देखिए मैं इस न्यूमेरिकल को मैं हल करके भी आपको दिया हूँ, आप इसे सही ढंग से देख लें। देखिए दोस्तों यहाँ इसका रियल वैल्यू है 4.2 गुने 10⁻42 आएगा दोस्तों, हालांकि हम -42 है, देख लेते हैं। हाँ ये 42 होगा दोस्तों। देखिए यहाँ -42 टाइपिंग थोड़ा गलती हो गया है, आप इसे सुधार लीजिएगा। 10⁻42 होगा। देखिए मैं इसे हिंदी में भी प्रूफ किया हूँ, आप इसे देख करके सही ढंग से नोट कर लें। देखिए इसका कुछ पार्ट नीचे है। देखिए इसे हल करने के बाद Fe रेशियो Fg आएगा 4.21 गुने 10⁻42। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर में देखिए किस ऑप्शन में ये दिख रहा है। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन तो कहीं नहीं है 4.2, केवल 10⁻42 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है।
तो आप जानते हैं दोस्तों, गॉस का नियम ही पूछ रहा है कि किसी घिरे हुए वन पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युतीय फ्लक्स जो होता है आप जानते हैं, किसी भी वन वक्र पृष्ठ से घिरे हुए जो क्षेत्र होता है उसमें जो विद्युतीय फ्लक्स होता है उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए गॉस का नियम ये पूछ रहा है। जैसा कि मैं देखिए यहाँ पर एक सतह भी लिया गया है, नीचे देखिए गॉस का नियम दिया गया है। इसमें बताया गया किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश का जो मात्रा होता है उसका 1/ε0 गुना होता है, ε0 गुना होता है। तो देखिए आंसर देखिए 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। तो विद्युत तीव्रता क्या होता है दोस्तों? आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर जो विद्युत तीव्रता होता है वो शून्य होता है, क्योंकि जो खोखला गोला होता है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होते हैं, इसलिए शून्य होता है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं इसे प्रूफ भी किया हूँ, आप इसे देखकर समझ सकते हैं या लिख सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया दोस्तों कि सिद्ध करें कि किसी खोखले गोले के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। तो आप इस डिस्क्रिप्टिव को लिख लें उसके जगह पे, बिल्कुल काम आने वाला है एग्जाम में। देखिए अगला प्रश्न, किसी आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? किसी आवेशित चालक के सतह बिंदु पर जो विद्युतीय क्षेत्र होता है दोस्तों, जो उसकी सतह पर वो होता है σ/ε0। तो 22 का जो ऑप्शन नंबर बी है। हाँ लेकिन बोलता कि आवेशित चालक के कोई खोखला चालक है उसके अंदर तो 0 होता, लेकिन कह रहा सतह पर। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, σ/ε0। देखिए अगला प्रश्न, यदि गोले पर 10 माइक्रोकूलम आवेश हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? देखिए दोस्तों मैं इस न्यूमेरिकल को हल भी किया हूँ, आपको दिखा देता हूँ, आप ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए इस न्यूमेरिकल को। देखिए तो इसका आंसर आया है 36 × 10⁴ पाई। देखिए 36 × 10⁴ पाई, या तो कह सकते हैं 36 पाई × 10⁴, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न, एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वह सतह के लंबवत होता है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। ये जो है दोस्तों सिद्ध करने वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं कि प्रूफ करने के लिए कहता है कि प्रूफ कीजिए क्या होता है अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं इसका जो डिस्क्रिप्टिव है जो प्रूफ किया हूँ वो थोड़ा लंबा है, आप इसे ध्यान से देखकर आप इसे नोट कर लें। देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए आप देख रहे हैं अनंत चालक का एक सिलिंड्रिकल चालक है, इसके चारों ओर एक गॉसियन क्षेत्र लिया हूँ, गॉसियन एरिया है दोस्तों। और इसका जो गॉसियन क्षेत्र है बिंदु P पर इलेक्ट्रिक चार्ज निकाला गया है, और इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो dA है। देख लीजिए देखिए दोस्तों, हल करने के बाद आएगा आपको λ/2πr∈0। देखिए दोस्तों Q को लैम्बडा में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, सबसे ऊपर देखिए नोट में लिखा गया है एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे लैम्बडा के द्वारा लिखते हैं, जो लैम्बडा का मात्रक होता है कूलम्ब पर मीटर होता है। आप इसे सही ढंग से देख करके स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप वीडियो को रोककर नोट कर लें। ये सिद्ध करने वाला में भी बहुत बार पूछ चुका है, क्योंकि देखिए तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। अगले जो
इसका भाग 2 और भाग 3 आने वाले हैं, उसमें भी 25-25 क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो उस पार्ट को भी आप अवश्य देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।